आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में। तो साथियों भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। नंबर 1 थी जिमीदारी प्रथा, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था और इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। दूसरी थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरी थी महालवाड़ी बंदोबस्त। तो साथियों ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो साथियों जो राजस्व से जुड़े स्टूडेंट्स लाके या फिर कोई अधिवक्ता है जो राजस्व की प्रैक्टिस करता है, और जो साथियों राजस्व के न्यायिक अधिकारी हैं, लेखपाल आरआई भी हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है वीडियो। तो साथियों जो हमारे यहाँ आज भी जो भूमियाँ चली आ रही हैं, जैसे श्रेणी 1 की भूमि है, वो जिमीदारी प्रथा यानी कि ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश शासन की बंदोबस्ती व्यवस्था से ही रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो जो हमारे यहाँ भूमियाँ हैं, इनको हमें विधिवत जानने के लिए हमें पिछला इतिहास इनका देखना होगा, जिसमें अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू जो भू राजस्व व्यवस्था थी, और भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा ही लागू की गई थी, जो आज भी ये परंपरा यानी कि हमारे यहाँ चली आ रही है, भूमि पर लागू है। जैसे कि राजस्व व्यवस्था में जो लगान थी या मालगुजारी थी, वो अंग्रेजों की देन है, जो आज भी भारत सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा इसको वसूला जाता है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। अंग्रेज ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का ये इतिहास है। इसमें हम अंग्रेज ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के इतिहास को समझेंगे। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूलना शुरू किया गया था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का 5 वर्ष तक के लिए राजस्व रखा गया। कहने का मतलब है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को 5 वर्ष के लिए लागू किया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष का 5 वर्ष तक के लिए राजस्व रखा गया। और 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त करके फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया। इस व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष राजस्व निर्धारित था, यानी कि जो ये 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसमें 1 वर्ष के लिए राजस्व निर्धारित था, जो 1789 से 1790 तक चलता रहा। उसके बाद से भू राजस्व व्यवस्था यानी कि जिमीदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त जिसे कहते हैं, ये लागू हुआ। और फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर महालवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ। तो इसमें हम तीनों को अलग अलग समझेंगे कि जमींदारी बंदोबस्त क्या है, या स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त जिसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उसके बाद महालवाड़ी बंदोबस्त। तो हम शुरू करते हैं जिमीदारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त जिसे कहते हैं। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। जो जिमीदारी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त था, इस्तेमारी बंदोबस्त था, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया। और ये किस क्षेत्रों में लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में बनारस व उत्तरी कर्नाटक में यह लागू थी। और इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जिमीदार की थी। जो क्षेत्र का जिमीदार होता था, उसको जो है ब्रिटिश सरकार को राजस्व वसूल कर देने की जिम्मेदारी थी। साथियों ये जिमीदार थे, ये बनते कैसे थे? साथियों जो राजस्व क्षेत्र था, जैसे कि कोई राजस्व क्षेत्र था, उसको कई भागों में बांट दिया गया। तो
प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के अनुसार जिम्मेदार नियुक्त होते थे और इनकी नियुक्ति इस प्रकार से होती थी नीलामी द्वारा। जैसे एक क्षेत्र में कई लोग जिम्मेदारी हासिल करने के दावेदार हैं, तो ब्रिटिश सरकार उस क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष, जैसे 5 वर्ष की व्यवस्था है तो 5 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के लिए, तो वो निर्धारित होता था। अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो निर्धारित करती थी कि हमको 1 वर्ष में इतना जो है राजस्व चाहिए। उसके ऊपर बोली लगती थी। भाई एक क्षेत्र में कई जिम्मेदारी हासिल करने वाले लोग थे तो किसको दी जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने उसकी नीलामी शुरू की। जैसे कि मान लिया, कहा कि 1 साल में हमको 1 लाख जो राजस्व है वो अदा करना होगा, तो उसके 1 लाख के ऊपर उसकी बोली लगती थी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको जिम्मेदार नियुक्त किया जाता था, वही जिम्मेदार होता था। और वो जिम्मेदार उस क्षेत्र की भूमि को किसानों को वितरित करता था और उन किसानों से राजस्व यानी लगान वसूल कर अंग्रेजों को देता था, यानी ब्रिटिश सरकार को देता था, ब्रिटिश सरकार के पास जमा करता था। तो साथियों, ये जो है जिम्मेदारी जो प्रथा थी, ये बहुत ही किसानों के लिए कठिनदायक थी। और इसमें यह था कि जिम्मेदार लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर यानी राजस्व वसूलने के चक्कर में किसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। और यहाँ तक कि यदि कोई किसान लगान देने में देरी करता था तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था इन जिम्मेदारों द्वारा। तो आप देखते हैं कि समस्त भूमिका जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक में जो भूमि ये ब्रिटिश सरकार में शामिल थी, उस भूमि का यानी कि उस समस्त भूमि का 19% भूमि पर ही ये व्यवस्था लागू थी। जिम्मेदारी या अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त वो 19% भूमि पर ही लागू थी। अब देखते हैं, यह तय किया गया था कि उपज का 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा और 1/11 हिस्सा जिम्मेदार के पास होगा। ये ब्रिटिश सरकार ने तय किया था कि जो जिम्मेदार वसूली करेगा उसका यानी 10/11 हिस्सा है। जैसे कि 11 बोरी अनाज हुआ तो उसमें 10 बोरी अनाज ब्रिटिश सरकार को देना होता था और 1 बोरी अनाज वो जिम्मेदार के पास होता था। यहां पे कहने का यही मतलब है कि यह तय किया गया कि उपज का 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा और 1/11 हिस्सा जिम्मेदार के पास होगा। उसके बाद हम देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत का मतलब होता है प्रजा या जनता, और उसी प्रजा में से होते हैं किसान। तो राजस्व कौन देता था? किसान देता था। जो परिवार का मुखिया होता था वो राजस्व अदा करता था। तो इसमें कोई इमीडिएटर नहीं होता था, जैसे कि यहाँ जिम्मेदार इमीडिएटर था, बिचवानी था, उस प्रकार से इसमें कोई इमीडिएटर नहीं था। और ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है इसको 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने लागू किया। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड ने लागू किया था और इसके क्षेत्र थे मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। साथियों, एक बात और समझ लेते हैं, जो बंदोबस्त है ये एक व्यवस्था है। तो चाहे आप बंदोबस्त इसको व्यवस्था इस्तेमारी व्यवस्था कहिए, चाहे इस्तेमारी बंदोबस्त कहिए, जैसे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऐसे भी आप कह सकते हैं। व्यवस्था और बंदोबस्त का मतलब एक ही है। अब देखते हैं
ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। साथियों, जो ये रैयतबाड़ी बंदोबस्त में जो भूमि होती थी, इन पर अधिकार किसान का होता था और सीधा किसान जो है ब्रिटिश सरकार को राजस्व अदा करता था। ब्रिटिश सरकार के पास राजस्व खुद जाके जमा करता था। और जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है उसमें मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था उसका 51% भाग शामिल था। जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त का क्षेत्र था उसमें से 51% इस व्यवस्था में, इस बंदोबस्त में शामिल था। उसके बाद हम साथियों देखते हैं महालबाड़ी बंदोबस्त। महाल का मतलब होता है गांव। तो महालबाड़ी बंदोबस्त जो है ये एक गांव होता है, उस गांव का एक मुखिया होता है, जैसे कि वर्तमान समय में गांवों में प्रधान होता है। इसी प्रकार से एक ये जो आपके यहाँ इस समय प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, और जो मुखिया होता था वो गांव के ही लोग उसे ऐसे ही मनोनीत कर लेते थे या मान लेते थे कि ये हमारे गांव के मुखिया हैं। तो जो मुखिया होता था उसको ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदारी दी कि जो आपके गांव की लागान है, जो किसान है आपके गांव के, उनका जो राजस्व है वो आपको लाके जमा करना होगा। तो साथियों, इस महालबाड़ी बंदोबस्त को 1822 ईस्वी में हल्ट मैकेंजी ने, यानी कि हल्ट मैकेंजी ने लागू किया था, और इसका क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। भूमि पर गांव का अधिकार होता था, जो भूमि थी उस पर गांव का अधिकार होता था, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया की होती थी। जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इसकी मुखिया की होती थी, यानी कि गांव से जो वसूली होती थी वो मुखिया करता था, और उसका राजस्व ब्रिटिश सरकार को मुखिया अदा कर देता था। समस्त भूमि के 30% भाग पर लागू थी, यानी कि महालबाड़ी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में था, उसकी समस्त भूमि के 30% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो साथियों, अब इसमें हम समझेंगे जिम्मेदारी बंदोबस्त के संबंध में पूरी तरह से। तो ये साथियों, इस वीडियो को बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आगे हम आपको जो भूमियां हैं वर्तमान में, इसके संबंध में, जैसे आपकी सीलिंग एक्ट है, जो सीलिंग एक्ट भूमि है उसको, और जो अन्य प्रकार की भूमियां हैं, श्रेणी 1 की भूमि है, इस प्रकार की भूमियों को तभी समझा जा सकता है जब हम ये ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राजस्व भू व्यवस्था को समझेंगे, तभी हमको ये बात समझ में आएगी जो वर्तमान में भूमियां हैं जिन पे कृषि कार्य होता है। तो साथियों, अब हम देखते हैं जिमीदारों के विशेष अधिकार। अब हम देखते हैं कि जो जिमीदार थे, ये जिमीदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त में जो जिमीदार हुआ करते थे उनको कौन कौन से विशेष अधिकार थे। तो नंबर 1 देखते हैं भूमि पर अधिकार। जो भूमि होती थी उन पर जिमीदार का अधिकार होता था, वो किसान को देते थे, और किसान द्वारा लगान या कह लीजिए कि राजस्व अदा न करने पर वो किसान से भूमि छीन भी लिया करते थे, उनसे अधिकार भी समाप्त कर दिया करते थे किसानों का। और लघु कर वसूल करना, जो जिम्मेदार थे उनका ये भी अधिकार था कि जो लघु कर है, जो अन्य प्रकार के छोटे छोटे कर हैं, उनको भी वसूल करना था। और सार्वजनिक संसाधनों उपयोग और कर वसूलना, यानी जो सार्वजनिक संसाधन थे उनका उपयोग और कर वसूलना, यानी कि जो सार्वजनिक संसाधन थे उनका उपयोग भी करते थे और उससे कर भी वसूलते थे, जैसे कि मेला बाजार हाल लगवाते थे या तालाबों को लगान पे उठा देते थे। तो जो तालाब या मेला हाट बाजार थी उससे जो कर वसूलते थे वो भी ब्रिटिश सरकार को पहुंचाते थे। अब देखते हैं अधिकारों को बेचना व हस्तांतरण करना। जो जिम्मेदार के अधिकार थे उनको जिम्मेदार
बेच भी सकता था और उसका हस्तांतरण भी कर सकता था, यानी कि हस्तांतरण और बेचने का भी अधिकार था, जो उसके अधिकार थे उनको। अब देखते हैं महिला जिम्मेदार से जिम्मेदारी वापस ना लेना, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो महिला जिम्मेदार थे उनको ये भी अधिकार दिया था कि वो हमेशा के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे, उनसे जिम्मेदारी छीनी नहीं जाएगी, चाहे वो लगान यानी कि भू राजस्व अदा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उनसे जिम्मेदारी वापस नहीं ली जाएगी। उसके बाद देखते हैं किसानों से राजस्व वसूलना। जो जिम्मेदार थे ये किसानों से राजस्व वसूलते थे और उन पर दबाव बना के वसूलते थे, जिस तरह भी किसान राजी हो उस प्रकार से उनसे राजस्व वसूलते थे। और उसके बाद देखते हैं नंबर 7, राजस्व का 1/11 भाग अपने पास रखना। जो राजस्व वसूलते थे जिम्मेदार, उसका 1/11 भाग यानी 11 में से 1 भाग अपने पास उनको रखने का अधिकार था। नंबर 8, किसानों से जमीन वापस लेने का अधिकार। यदि कोई किसान लगान या कह लीजिए कि राजस्व नहीं जमा कर पाता था तो जिम्मेदारों को ये भी अधिकार था कि वो उनसे जमीन छीन ले, वापस ले ले। उसके बाद देखते हैं नंबर 9, किसान को जमीन देना। यदि कोई जमीन उनके पास एक्स्ट्रा है, खाली पड़ी है, तो वो किसानों को दे भी सकते थे, ये भी उनको अधिकार था। राजस्व ब्रिटिश सरकार को पहुंचाना। नंबर 10 है जो राजस्व वसूल करते थे तो उनका ये कर्तव्य था, ये अधिकार था कि वो जो है ब्रिटिश सरकार को पहुंचा दे। उसके बाद देखते हैं नंबर 11, वंशानुगत अधिकार। जो जिम्मेदारी प्रथा थी, जो अस्थाई बंदोबस्त था, इस्तिमरारी बंदोबस्त था, इसमें वंशानुगत अधिकार था। यदि कोई जिम्मेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके वारिसों के पास जिम्मेदारी चली जाती थी, ये उनको अधिकार था। तो साथियों, आज हमने समझा अंग्रेज ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में। भू राजस्व व्यवस्था भारत में 3 प्रकार से लागू थी: जिम्मेदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, इस्तिमरारी बंदोबस्त। साथियों, तीनों का मतलब एक है, और बंदोबस्त या व्यवस्था का मतलब एक है: रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का मतलब होता है कि जहाँ पे किसान यानी कि प्रजा स्वयं ब्रिटिश सरकार को राजस्व पहुंचाए, लगान पहुंचाए, उस व्यवस्था को रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त का मतलब होता है, महाल का मतलब होता है गांव। गांव का जो मुखिया होता है वो गांव से लगान यानी राजस्व वसूल कर ब्रिटिश सरकार को देता था। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फ़ोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।